हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो तालिबान के बेसिस पे है। तालिबान आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट अफगानिस्तान, तो अब अफगानिस्तान और तालिबान दोनों यहाँ पर नाम जो है ना वो पहले भी एक साथ आते थे, लेकिन अब यहाँ पे जो पूरा टेक ओवर है वो तालिबान ले चुका है अफगानिस्तान के अंदर। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो 6-7 दिन का समय अभी गुजरा है 15 अगस्त के बाद में, इस पूरे टाइम पीरियड में तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर कौन कौन से नए लॉ लेकर आए हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तालिबान के द्वारा करी गई हैं जिससे हमारे देश को भी इफेक्ट हो सकता है। हम डिस्कस करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक काम कर दीजिएगा, वीडियो के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अब ज़रा यहाँ पे डिस्कशन की करते हैं शुरुआत। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आप में से जो बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में कभी कभी आते हैं, है ना, तो उनको तो पहली चीज़ एक बैकग्राउंड पता ही नहीं होता है। तो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट कि जब भी आप मेरे क्लास में एंट्री मारें तो प्लीज़ क्लास में फिर डेली आया करिए, अदरवाइज़ आपको आधी बातें समझ में आएंगी और आधी बातें समझ में नहीं आएंगी। फिर हो सकता है कुछ दिन बाद आपका सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो जाए, एक्सक्यूज़ मी मैम, व्हाट इज़ दिस तालिबान? क्योंकि एक दिन हुआ था मेरे साथ में कि तालिबान कौन से कंट्री का हिस्सा है मैम, ये बता दीजिए। आई मीन टू से कि तालिबान कौन सी कंट्री के अंदर, कौन सी स्टेट या कौन सी सिटी है। तो भैया ऐसी चीज़ें आपके साथ में ना हो तो थोड़ा बच के रहिएगा। वेल, रिकॉर्डेड सेशन है, छोटा सा वीडियो है बट इंपॉर्टेंट है, ज़रा बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, अभी अगर आप न्यूज़पेपर को चेक करो तो न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखने को मिल रही है जहाँ पे सबसे पहला जो मुद्दा बना हुआ है वो है कि इनके पास में पैसा कहाँ से आता है। आपने अभी देखा कि 19 अगस्त 1919 की अगर हम बात करें तो ये वो टाइम पीरियड है जब अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से आज़ादी ली थी, राइट। उसके बाद में क्या हुआ, 15 अगस्त की अगर हम बात करें 2021 की, तो ये वो टाइम है जब हमारे देश के साथ में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जो अपना इंडिपेंडेंस डे तो सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी देश था जो अपनी इंडिपेंडेंस को खोता जा रहा था, और वो देश कौन सा था? अफगानिस्तान था। अब यहाँ पे जो सबसे पहला मुद्दा बना हुआ है वो है कि इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, इनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है। तो आइए सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जिसको सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिल रहा है वो पाकिस्तान और चाइना की तरफ से मिल रहा है, ठीक है। ये पीसी को प्रियंका चोपड़ा ना पढ़ लेना, थोड़ा बच के, ठीक है। तो पाकिस्तान और चाइना जो है, ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? तालिबानियों को। अच्छा, अब हुआ क्या यहाँ पर कि जो तालिबान ग्रुप आप यहाँ पे देख रहे हो, इससे पहले यहाँ पे जो टेक ओवर था वो किसके पास में था? अफगानिस्तान के जो सोल्जर्स थे वो यहाँ पर अभी तक सारी चीज़ों को देख रहे थे। तो अफगानिस्तान के सोल्जर्स के पास में अमेरिका के दिए हुए जो हथियार थे, जो वेपन्स थे, उन सब को यहाँ पे क्या कर लिया गया है? कब्जिया लिया गया है। किसके द्वारा? तालिबान के द्वारा। तो जब तालिबान ने अफगानिस्तान के सोल्जर्स के सारे वेपन्स को कैप्चर कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी वेपन हैं वो किसके हैं? अमेरिका के हैं। अब ये सारे के सारे जो वेपन्स हैं ये तालिबानी ग्रुप किसको दे रहा है? जिहादियों को दे रहा है। और ये जिहादी कहाँ पर हैं? पाकिस्तान के अंदर हैं। तो एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे निकल के आ गया है कि इनके पास में जो वेपन्स अभी आप देख रहे हैं वो सारे के सारे अमेरिका के वेपन हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि वंस अपॉन अ टाइम यही वो तालिबान था जिसकी हेल्प से यूएसए ने काफ़ी सारे मिशंस को पूरा भी किया था अफगानिस्तान के अंदर। तो उस टाइम पे इनको ट्रेनिंग भी दी थी, किसने? यूएसए ने। तो एक तरफ आप ये देख सकते हो कि जो आज की आपको पूरी सिचुएशन मिल रही है, इस पूरी सिचुएशन में कहीं ना कहीं यूएसए का बहुत बड़ा रोल भी आपको मिलता है। तो पहला पॉइंट तो यही सवाल है कि इनके पास में पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इनको यहाँ पे ये दोनों कंट्रीज जो हैं काफ़ी ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड कर रही हैं। सेकेंडली, आपको ध्यान होगा इमरान चचा के बारे में, इमरान अंकल जो थे, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इमरान खान, यानी कि जो पीएम है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था भैया ये जो समय है ना मिठाई खाने का समय है, क्योंकि तालिबान अब आज़ाद हो गया है। भाई तालिबान आज़ाद हो गया और अफगानिस्तान की आज़ादी तो आप लेके चले गए। तो पहला जो पॉइंट था वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया और ये सिचुएशन चल रही है वहाँ पे वेपन्स को लेके। सेकेंड पॉइंट, आप इस पर्टिकुलर मैप में देख सकते हो ये जगह है कौन सी? कांधार, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो जगह आप देख रहे हो ये कौन सी है? हेरात। देखिए, इन दोनों अगर हम प्लेसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इंडिया के 2 कॉन्सुलेट्स बने हुए थे। कॉन्सुलेट्स का मतलब होता है क्या थी? एम्बेसी थी, राइट।
मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि यूएसए की जो एम्बेसी थी, उस एम्बेसी के अंदर जितने भी यूएसए के ऑफिसर्स वगैरह थे, उन्होंने उस एम्बेसी को छोड़ा और उसके बाद में उस पूरी जगह पर आग लगा दी, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उनको जला दिया गया, राइट। अब सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे निकल के आता है, सेकेंड पॉइंट यहाँ से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये वो तालिबानी ग्रुप है जिसने इंडिया की 2 एम्बेसीज के ऊपर अटैक किया और वहाँ पे जितने भी पेपर्स थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, उनको ढूंढने की कोशिश करी गई और इसके साथ में वहाँ पे जो भी व्हीकल्स थे, वहाँ पे जो भी वाहन वगैरह था, उन सबको उठा के ले गए। अरे भाई, इन्होंने तो हद करके रखी है। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे अभी ये निकल के आता है कि इससे इंडिया के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? अरे भाई, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड सी बात है कि अगर यहाँ पे तालिबान ग्रुप ऐसा कुछ करेगा तो इसके बारे में तो पहले से हर कोई जानता है कि ऐसे ही करने वाले हैं। तो इंडिया के ये जो दोनों जगह पे एम्बेसीज थी, वहाँ पे अटैक किया गया है। ये दूसरी सिचुएशन चल रही है, कहाँ पे? तालिबान, यानी कि जो तालिबान चीज़ों को कर रहा है उसमें सेकेंड सिचुएशन ये चल रही है। अच्छा, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे क्या है? इंडिया को एक और शॉक लग सकता है। रीज़न भी, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसके बगल में जो कंट्री है दैट इज़ पाकिस्तान। इंडिया क्या करता था? इंडिया जब भी अफगानिस्तान के साथ में कोई ट्रेड करता था तो वो ट्रेड जो होता था वो हमेशा पाकिस्तान के साथ में होता हुआ जाता था, यानी कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए इंडिया में जो भी चीज़ें थी वो आती थी। सेम प्रोसेस होता था जब कोई भी चीज़ इंडिया से जाती थी, यानी कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं, ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है इंडिया से पूरी तरीके से तालिबानियों ने बंद कर दिया है। ठीक है, चलो ठीक है, इन्होंने बंद कर दिया, बट इंडिया ने करीबन अफगानिस्तान के अंदर 3 बिलियन का जो अमाउंट था वो इन्वेस्ट करके रखा हुआ था और इसी के साथ में अफगानिस्तान के अंदर डेलाराम जारांज नाम का जो एक रोड रूट था वो भी इंडिया डेवलप कर रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक तरफ ये भी बंद हो गया, दूसरी तरफ जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और ये जो कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रही हूँ ये ईरान के चाबहार पोर्ट को जोड़ते हुए डेवलप हो रहा था, ये भी पूरी तरीके से बंद हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया को यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। ओके, तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो इसी के साथ में तीसरे के साथ में जो क्लॉज नंबर 2 है वो भी आपको बता देते हैं। ये जो सारी सिचुएशन यहाँ पे हो रही है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो इफेक्ट हो रहा है, तो हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं यानी कि एस जयशंकर जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने अभी रिसेंटली तालिबान का जो एक ऑफिस कतर के अंदर है, जी हाँ, तालिबान का एक ऑफिस जो कि कतर के अंदर है, उसके साथ में बात करने की कोशिश करी और ये कहा गया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है इसको रोका ना जाए क्योंकि इससे दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो इफेक्ट होंगी। अरे यार, तालिबानियों को तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट हो चाहे ना हो। खैर, ये तो एक बात हो गई यहाँ पे। अच्छा, अब चौथा पॉइंट जो सुनोगे, देखो प्लीज़ उसको सुनने के बाद में कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम अब तो झटका लगा है ना। भैया सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अब चौथा जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि तालिबान के जो टॉप लीडर्स हैं, ठीक है, अब मैं 1-2 के नाम नहीं लेने जा रही हूँ, सिर्फ सिंपली टॉप लीडर्स जो हैं, इन टॉप लीडर्स को जो ट्रेनिंग मिली थी वो हमारे प्यारे देश भारत में मिली थी। जी हाँ, एक्चुअली ये लोग पहले से थोड़ी ना तालिबानी हुआ करते थे, ये लोग पहले आर्मी का हिस्सा हुआ करते थे और इन लोगों ने इंडिया के अंदर ही ट्रेनिंग ली हुई है और वो भी देहरादून के अंदर। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो आपको देहरादून के अंदर देखने को मिलती है, इन लोगों ने वहाँ से ट्रेनिंग ली हुई है। मतलब आप समझ सकते हो कि आज ये जो कारनामा ये करते घूम रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा डिफरेंट जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री इनको क्रिटिसाइज़ कर रही है। कहीं ना कहीं इनके जो आप कह सकते हो कि जो मूवमेंट्स हैं वो सारे के सारे इन्होंने सीखे कहाँ पे? हमारे देश के अंदर सीखे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पता थोड़ी ना था कि आगे चल के ऐसा काम करेंगे। तो देहरादून जो जगह है वहाँ पे इनको ट्रेनिंग भी दी गई थी। ये हमारा चौथा पॉइंट था जो अभी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक टाइप का है। खतरनाक इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये प्लेस आप देख रहे हो, याद है इंडिया की जो फ्लाइट्स थी वो यहीं से वापस आई हैं और काबुल से वापस आई हैं। सबसे पहले इंडिया ने जो इवैक्यूएशन स्टार्ट किया था वो इसी जगह से स्टार्ट किया था। अब ज़रा जो पॉइंट मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ वो पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि क्या इन फ्यूचर ऐसा होगा कि हमारा जो देश है वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला था, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उससे पहले ये जो तालिबानी और जो अफगानिस्तान है ये ज़्यादा अमीर बन जाए? ऐसा तो नहीं होगा। देखो, ऐसा हो सकता है, इसका रीज़न है ओपीएम।
आप जानते हैं कि अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पे ओपीएम का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसी प्रोडक्शन के चलते अभी ये बोला जा रहा है कि अगर इन्होंने इसके प्रोडक्शन को बढ़ा दिया और अगर इसको डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो जाएगी और आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी सिचुएशन तो ये चल रही है कि हो सकता है ओपीएम के प्रोडक्शन को बढ़ावा भी दिया जा सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओपीएम के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की बात भी कही गई है। अब यहाँ पे जो हमारा अभी का आखिरी पॉइंट है उस पॉइंट पे आते हैं कि अभी इतने दिनों में एक और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है, लोगों ने अफगानिस्तान को छोड़ना शुरू कर दिया है। फ्लाइट्स में आपने देखा होगा कि यूएसए की जो इवैक्यूएशन वाली जो पूरी फ्लाइट्स वगैरह थी जो लोगों को लेके जा रही थी उसमें बहुत सारे लोग भरे हुए थे। कुछ ऐसे सीन आपने देखे होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो सवाल खड़ा हुआ है वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर है। माइनॉरिटीज़ की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक माइनॉरिटी है जिसका नाम है हज़ारत। हज़ारत की बात करें तो आप कहेंगे कि मैम ऐसा क्या हो गया इनके साथ में। देखिए, ये एक माइनॉरिटी ग्रुप है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इनको काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़े। भाई ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा होने का एक रीज़न है कि यहाँ ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है इसके एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था अब्दुल अली, और उनकी हत्या करी गई थी तालिबानियों के द्वारा। अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में जब यहाँ पे सरकार आ गई थी अफ़गानिस्तान के अंदर तो ये लोग आराम से रह रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, तालिबान दोबारा से आ गया तो इनकी जो मूर्ति थी, यानी कि जो लीडर थे अब्दुल अली, इनकी जो मूर्ति थी उस मूर्ति को भी तोड़ दिया गया। और इसके साथ ही साथ में यहाँ पे बोला गया है कि आने वाले टाइम में हो सकता है इस पूरी जगह को कैप्चर करने के बाद में इस कम्युनिटी को यहाँ से हटाया भी जा सकता है। हटाने से याद आया कि जैसे हमारे यहाँ पे एंकर्स होते हैं ना, अफगानिस्तान के अंदर भी एंकर्स होते हैं, वहाँ पे जितने भी फीमेल एंकर्स हैं उसमें से अभी रिसेंटली एक फीमेल एंकर को भी हटाया गया है। तो अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है सिक्योरिटी की। अब सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा मेंटेन रह सकती है कि नहीं रह सकती, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज पहले भी था और अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, Not good for them have seen fate of others. Taliban warns India against military presence in Afghanistan. अब इसके साथ में इंडिया के लिए जो चैलेंजेस हैं वो यहाँ पे बढ़ चुके हैं। इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या बढ़ेंगे? हमें कोई दिक्कत क्यों हो रही है भाई? हम क्यों इतना यहाँ पे इस चीज़ के बारे में इतना सोच रहे हैं? व्हाट्स द पॉइंट? देखिए, व्हाट्स द पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो है सिक्योरिटी इश्यूज़। रीज़न बीइंग, आप जानते हैं मैंने अभी आपको बोला कि जो फंडिंग करी जा रही है, जब वो फंडिंग ही यहाँ पे पाकिस्तान कर रहा है तो पाकिस्तान यहाँ पे इसका फ़ायदा भी तो उठा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान यहाँ पे इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। दे कैन ऑल्सो यूज़ दैट। तो अभी पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमारा जो लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है जो कि आपको पूरा डिस्प्यूटेड वाला पार्ट मिलता है, उस पर्टिकुलर जगह पर सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सारे कंसर्न्स खड़े हो चुके हैं। दूसरा देखिए, इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करें तो इसकी कोई डेफिनेशन तो आज तक वैसे भी नहीं है। यूएन के अंदर अभी बैठक भी हुई थी कि भैया इसकी एक परिभाषा निकाल लो, लेकिन आज तक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म भी सुनने में आया, लेकिन इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है वो किसी को नहीं पता। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जब फंडिंग हो रही है और हर जगह पे इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा ये अपने आप कह सकते हैं कि अपनी पावर को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो पावर को एक्सपैंड करने के चक्कर में ये ज़रूर चाहेंगे कि ये जो टेररिज्म है ये मैक्सिमम कंट्रीज़ में देखने को मिले। अगला पॉइंट, जियोपॉलिटिक्स। अब देखो, जियोपॉलिटिक्स की बात करें, सिंपल सा मतलब है इंडिया और उसके आसपास के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में इनके रिलेशंस कैसे होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि इनके साथ में जो हमारे रिलेशंस हैं वो बेटर हो सकें। रीज़न बीइंग, इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि हमें लॉस हो और हमारा लॉस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अफगानिस्तान, क्योंकि हमने ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है, नो कॉन्टिन्यूटी विद द तालिबान। अब तालिबानियों के साथ में हमारा पहले से कोई ऐसा थोड़ी ना था कि बड़ा अच्छा रिलेशन चल रहा था, बड़े मज़े में अपना जीवन जी रहे थे, ऐसा तो नहीं था। तुमको क्या लगता है पहले से कुछ रिलेशंस थे? नहीं, पहले से ये लोग भाई बहन नहीं थे ना, वरना रक्षाबंधन मनाते हैं, तो इन लोगों का कोई लेना देना तो था नहीं। अब सवाल ये है कि हाउ इंडिया विल डू दिस। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें बेटर हो सकें, क्योंकि अभी बोला जा रहा है कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर
डिप्लोमेटिक जो आपकी मीटिंग्स होती हैं उनको बुलाया जाएगा। साथ में पाकिस्तान और तालिबान के जो ग्रुप्स हैं इनके साथ में भी मीटिंग्स होने के चांसेस हैं इंडिया के। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया ने किया हुआ है उनको दोबारा से रिज्यूम करने के लिए भी बोला गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और ग्लोबल कॉपरेशन की उम्मीद करी जा रही है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री यहाँ पे कॉपरेट करेगी, तभी चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। तो दीज आर द पॉइंट जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। आई होप कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन तालिबान के अंदर है और उससे हमारे देश के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ में कवर किए हैं। सेशन पसंद आया हो लाइक और शेयर मारिएगा। छोटा सा सेशन था बट इट्स अ फ्रूटफुल सेशन, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना, जब आप ऐसे राइटिंग करते हो, जब आप कहते हो मैम कुछ पॉइंट्स बताइए ना, ये हैं वो पॉइंट्स। ऑलराइट, चलिए अच्छा, तो अब आपसे मुलाकात करेंगे दोपहर में 2 बजे, जहाँ पे आपका स्पेशल क्लास है ऑन अनअकैडमी। इसके अलावा अगर आपने नए बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। 18 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे आपको सारे टॉप एजुकेटर्स के साथ में बाकी एजुकेटर्स के भी क्लास मिलेंगे। एंड सफलता बैच स्टार्ट हो गया, जिसमें आपके सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स और आपके फेवरेट एजुकेटर्स आपको मिलते हैं। जीएस, मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग। कोड प्रति 10 रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द अमाउंट। जब आप इसके ऊपर कोड लगाओगे तो यहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है। और इसके साथ में कल है जबरदस्त वाला टेस्ट, देख रहे हो, मतलब प्राइजेस भी हैं, तो कल तो टेस्ट देना बनता ही बनता है। कोड विल बी प्रति 10 और दोनों के जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि पसंद आया होगा। और डेली करंट अफेयर्स के लिए ज्वाइन करना ना भूला करें वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे डेली सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय द डे, बाय बाय एंड टेक केयर।